बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो है हमारा अभी तीसरा पार्ट रहेगा की मैनेजेरियल पर्सनल एंड द रेम्यूनरेशन का। तो ये जब हम तीसरा पार्ट जब हम करेंगे ना, तो हमें एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चीज़ जो है जो आपको सिर्फ रेफरेंस लेना है। एक रूल 5 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014, ठीक है। और इसका रूल 6 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल 2014, ठीक है। इसके साथ आप क्या रेफरेंस में लेंगे? सेक्शन 200, ठीक है। सेक्शन जो है आपका 200 रहेगा, वो रेफरेंस के लिए रहेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 197(12) जो कि बात करता है कि आपको बोर्ड रिपोर्ट में जो है कि मैनेजेरियल पर्सनल के रेम्यूनरेशन जो है उसका एक थोड़ा डिटेल देना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट में लिस्टेड कंपनी को, ठीक है, लिस्टेड कंपनी को। फिर हम देखेंगे कि सेबी लोड्रा रेगुलेशन भी बोलता है कि लिस्टेड कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में और भी चीज़ें जो है बताने की ज़रूरत है, यानी एक कंपनी लॉज भी बोलता है और एक सेबी के रेगुलेशन भी जो है वो बोलती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 197(13) हम देखेंगे जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करता है। 197(14) की हम बात करेंगे कि कोई भी जो इसके अलावा क्या चीज़ें रिसीव करने का डायरेक्टर हकदार होता है, तो हाँ वो होता है, लेकिन उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसे भी जो है दिखाने की ज़रूरत होती है। 197(15) हम पेनाल्टी की बात करेंगे। 16 हम स्टेटमेंट बाय ऑडिटर की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम जो है 198 की बात करेंगे कि नेट प्रॉफिट आपको कैसे बनाना है। फिर हम 199 की बात करेंगे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से बनता है और फिर से बनने के बाद उसका अगर नेट प्रॉफिट में कोई चेंजेस आता है और वो उस नेट प्रॉफिट के चेंजेस आने के वजह से कि मैनेजरियल पर्सन के पास ज़्यादा रेम्यूनरेशन चले गए तो उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे सेक्शन 200 जो कि एक ऑप्शनल बात करता है। फिर हम रूल 6 देखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 202 की बात करेंगे कि कंपनी चाहे तो रिटायरिंग की मैनेजरियल पर्सनल को जो है वो कंपनसेट कर सकता है। फिर हम कंडीशंस देखेंगे कब कब कंपनसेट नहीं करना होता है। हम ये देखेंगे वो कंपनसेट करने का कैलकुलेशन क्या होगा, जो कि रहेगा 203 में रहेगा, ठीक है। तो हम इतनी चीज़ को कवर करेंगे। फिर हम उसके बाद ये कवर करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू रिमूव अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये हम कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। मेरा टारगेट रहेगा कि अप टू 40 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लूँ, ताकि ये जो लेसन रहेगा ये हमारा 2.5 घंटे में जो है वो ख़त्म जो है वो हो जाएगा। कल हम जो करेंगे उसका नाम रहेगा ये अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हम बात करेंगे वो, ठीक है। और गांव जाने से पहले पहले मैं पूरे 11 लेसन्स के जो है वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और गांव में मैं चौथा लेसन की प्रिपरेशन करूंगा। और गांव से आने के बाद जो है मैं जून के अंदर ही अंदर जो है इस कंपनी लॉ के पूरे 12 चैप्टर्स के वीडियोस भी डाल दूंगा और पूरा कंपनी लॉ को मास्टरी भी जो है पूरी तरह से कर लूँगा इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है। तो आइए अब जो है हम बात को शुरू करते हैं कि देखिए 197(12) यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप जो है वो डायरेक्टर्स को जो है डायरेक्टर्स को है ratio of the remuneration to each director to the median employer remuneration and such other details as may be prescribed। यानी आप जो है रेम्यूनरेशन बताएंगे सारे के सारे डायरेक्टर्स का, ठीक है। और मीडियन रेम्यूनरेशन से इसको कंपेयर करने की भी ज़रूरत होती है। मीडियन रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एवरेज सैलरी कितना होता है, उसको जो हम बोलेंगे मीडियन रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि 197(12) तो ये बोलता है कि आपको सारे के सारे डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में बताना ज़रूरी होता है विद कंपेयर टू मीडियन रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूल 5 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल 2015 की, जो इसी को जो थोड़ा डिटेल करता है। तो हम इसको जो है वो चैट जीपीटी से जो है वो समझने की कोशिश जो है यहाँ पर जो है हम ये करेंगे, ठीक है। एक मिनट।
ये डिलीट विलीट हो गया है क्या? वो एक्चुअली में नेट बंद था, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या क्या करेंगे। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं। और जो सेबी लोडर रेगुलेशन जो हम पढ़ेंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात होगी, ठीक है, जो कि रेगुलेशन 17 जो है बात करता है। तो सबसे पहले देखिए रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन, ये आपका रेफरेंस रहेगा, ये आपका रेफरेंस रहेगा, सेक्शन 200 रेफरेंस रहेगा, और रूल 6 भी जो है वो भी आपका रेफरेंस रहेगा। द रेशियो ऑफ ईच डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन टू द मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, ठीक है, मतलब आपको जो रेशियो बना देना है कि मीडियन का है, सारे एवरेज एम्प्लॉय का एक रेम्यूनरेशन निकालना है, ठीक है, और उसको जो है कंपेयर करना है कि डायरेक्टर्स का क्या रेम्यूनरेशन है, उसका रेशियो जो है आपको बनाना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल एवरेज रेम्यूनरेशन आपका आता है 100 रुपये, ठीक है, और एक डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है वो 200, तो ये आपका रेम्यूनरेशन कितने कितने का निकलेगा, 2/1 का निकल जाएगा। तो आपको जो है इस तरह का कंपैरिजन करके जो है आपको सारे डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन बताना है, फिर उसको जो है रेशियो ऑफ मीडियन रेम्यूनरेशन के साथ बता देना है, ठीक है। अगर परसेंटेज बढ़ता है, ठीक है, किसी भी परसेंटेज अगर इंक्रीज़ होता है किसी भी रेम्यूनरेशन का, चाहे वो कोई भी की मैनेजरियल पर्सनल हो, हम यहाँ पर जो है वो प्योर की मैनेजरियल पर्सनल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पे की मैनेजरियल पर्सनल की बात कर रहे हैं। अगर उनके रेम्यूनरेशन में इंक्रीज़ आता है तो वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दिखाना पड़ता है। हम ये क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ़ परमानेंट एम्प्लॉयज़ एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंड, जो भी जो है आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी जो है आपको सारे डिटेल्स जो है वो देने की ज़रूरत होती है। एवरेज सैलरी इंक्रीज़, कंपैरिजन बिटवीन सैलरी इंक्रीजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सक्लूडिंग मैनेजरियल पर्सनल एंड मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि मैनेजरियल पर्सनल को हटा के एम्प्लॉयज़ की जो रेम्यूनरेशन की जो बड़ा है उसका एवरेज निकालेंगे कि सबका एवरेजली कितना रेम्यूनरेशन जो है वो बड़ा है। अफर्मेशन दैट रेम्यूनरेशन इज़ एज़ पर द कंपनीज रेम्यूनरेशन पॉलिसी, जो रेम्यूनरेशन थी वो कंपनी की अगर कोई पॉलिसी है रेम्यूनरेशन की तो उसके तहत हुई है। नेम ऑफ टॉप 10 एम्प्लॉयज़, नेम डिजिग्नेशन एंड द डिटेल्स ऑफ 10 एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड, टॉप 10 में किसको रेम्यूनरेशन मिला है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ गेटिंग हाई सैलरी, हाँ ये चीज़ इसको थोड़ा याद करना। इफ़ एन एम्प्लॉय गेट रेम्यूनरेशन, ठीक है, तो सबसे पहले अगर उसको डायरेक्टर से ज़्यादा मिल रहा है या फिर उसको मिल रहा है 1.02 करोड़ एनुअली या फिर 8.5 लाख पर मंथ, ठीक है, तो अगर उसको इतना मिल रहा है तो आपको दिखाना है एम्प्लॉयड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर विथ हाई सैलरी, ठीक है। अगर उसमें कोई भी साल के बीच में उसके रेम्यूनरेशन बढ़ाती है, ठीक है, तो वो भी जो है आपको बताना पड़ेगा। यानी कि क्या, अगर आपको किसी डायरेक्टर के से ज़्यादा मिल रहा है तो वो आप दिखा देंगे। अगर उसका सैलरी 1.02 करोड़ एनुअली और 8.5 लाख मंथली है तो वो आपको दिखा देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाना है कि अगर किसी भी एम्प्लॉयड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर विथ हाई सैलरी, अगर वो किसी भी साल के पार्ट में हाई सैलरी के साथ एम्प्लॉय होता है तो वो भी आपको जो है दिखाना पड़ जाएगा। अभी हम बात करेंगे कुछ एडिशनल डिटेल्स। वो एडिशनल डिटेल्स क्या है, एज, लास्ट एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द एम्प्लॉय वेदर रिलेटेड टू एनी डायरेक्टर मैनेजर। तो यहाँ पे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की है वो एज हो गया, लास्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस एंड इक्विटी शेयर जो उनके साथ उन्होंने जो ख़रीदा हुआ है, वेदर रिलेटेड टू एनी डायरेक्टर और मैनेजर, अगर वो डायरेक्टर या फिर मैनेजर के रिलेटेड है या फिर नहीं है, आपको वो चीज़ बताने की ज़रूरत होती है। शेयर होल्डर एक्सेस, अगर कोई शेयर होल्डर जो है, जो बोर्ड रिपोर्ट में आप जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है, या फिर ये बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, अगर कोई भी शेयर होल्डर मांगे तो आपको जो है विदिन 3 से लेकर 7 दिन के बीच में आपको जो है वो दे देना है। यानी हर शेयर होल्डर्स यानी हर मेंबर्स ऑफ द कंपनी को ये जो आप जो इन्फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं एज़ पर रूल 6 197(13), ठीक है, 197(12), तो ये जो है आप पे लाजिम हो जाएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देने की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो 40 मिनट में जो है हमारा 10 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि
मैं यहाँ पर जो है 1 मिनट के लिए पॉज़ करता हूँ, पढ़ लेना, ठीक है? 1 मिनट के लिए पॉज़ कर रहा हूँ, इसको जो है अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? अभी यहाँ से पढ़ लो। जो 7वां वाला पॉइंट है ना, इसको रेफरेंस नहीं करना, इसको खाली याद कर लो, ठीक है? बाकी सब आपका रेफरेंस है। और एफर्ट डालना चाहिए, टाइमिंग और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, टाइमिंग नहीं मिल रहा। सही। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा कि कंपनीज लॉ क्या बोलता है रिलेटेड टू लिस्टेड कंपनी। उन्हें रेम्यूनरेशन के तहत जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कि उन्हें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है क्या डालना है, ठीक है? अभी हम ये देखेंगे कि सेबी लोडर रेगुलेशन क्या बोलता है इस बारे में, ठीक है? तो सेबी लोडर रेगुलेशन जो वो कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताता है लिस्टेड कंपनी को डालने के लिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है? अभी जो सेबी की लोडर रेगुलेशन डालेगी ना, तो ये कहाँ डालेगी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टाइटल के अंदर डालेगी, ठीक है? ये कहाँ पर डालेगी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर के टाइटल में डालेगी। देखिए इसमें 2 चीज़ बताया गया है, ध्यान से सुनना। 17(6) रेगुलेशन जो है हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, रेम्यूनरेशन पेबल टू अ सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है? दूसरे क्या बोले? रेम्यूनरेशन पेबल टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु आर प्रमोटर्स और मेंबर्स ऑफ द प्रमोटर्स ग्रुप, ठीक है? तो हम सबसे पहले नॉन रेम्यूनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रेम्यूनरेशन टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु आर प्रमोटर या फिर मेंबर या फिर वो प्रमोटर के ग्रुप में आते हैं, या फिर मतलब वही या तो प्रमोटर है या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी, उसके साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले देखते हैं। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी obtained every year in which the annual remuneration payable to a single non-executive director exceeds 50% of the total annual remuneration payable to all non-executive directors, giving details of the remuneration thereof। यानी कि बोला जा रहा है कि अगर हम सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एक जगह कर ले, उसमें से एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो है हम जितना दे रहे हैं उतना ही हम दूसरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है? आपको जो एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। यानी मान लीजिए अगर आपके पास 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और आप जो देने वाले 1 लाख जो है आप रेम्यूनरेशन देने वाले, जिसमें से आप 50,000 तो एक ही को दे दिए,
और बाकी 50,000 आप उन 3 में तकसीम कर दिए। तो यहाँ पर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो 50% का रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन निकालने की ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। ठीक है, अभी देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ से ना। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं। Requires the listed entity to obtain the approval of the shareholders by special resolution in general meeting. ठीक है, in cases of fees or compensation payable to executive directors who are promoters or members of the promoter group if देखिए क्या बोला जा रहा है कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन निकालने की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, अगर वो मेंबर या फिर प्रमोटर के ग्रुप में है तो। ठीक है, नंबर 1, द एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल टू सच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सीड्स ₹5 करोड़ और 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी विच एवर इज हायर। आप जो है वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को या तो आप 5 करोड़ दे रहे हैं या फिर 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी दे रहे हैं, विच एवर इज हायर, तब। ठीक है, दूसरा, और वेर देर इज मोर देन वन सच डायरेक्टर, एक से ज़ायद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, द एग्रीगेट एनुअल रेम्यूनरेशन टू सच डायरेक्टर्स एक्सीड 5% of the net profit of the listed company. Also, the approval of shareholders under this provision shall be valid only till the expiry of term of such director. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है और अगर आप जो है उन्हें 5% तक 5% एक्सीड कर रहा है, ठीक है, 5% जो है वो एक्सीड कर रहा है, तब भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। और वो रिजोल्यूशन हर साल निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने निकाल दी तो उनके जो टेन्योर है, जब तक वो डायरेक्टरशिप को होल्ड कर रहे हैं वहाँ तक वो चल जाएगा। ये मेरे हिसाब से हमने शेड्यूल 5 सेक्शन 2 पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था कि अगर आप जो है एक सिंगल को दे रहे हैं तब आप दे सकते हैं 3%, ग्रुप्स को अगर आप दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं 5%, उससे ज़्यादा आपको जो है स्पेशल रिजोल्यूशन कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए वही चीज़ जो है यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है कि अगर आपका एनुअल रेम्यूनरेशन 5 करोड़ है या फिर 2.5% को जो है वो या फिर वो 2.5% एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है तो 5% ऑफ द, अगर वो 5% से ज़्यादा एक्सीड करता है नेट प्रॉफिट को, ठीक है, 5% से ज़्यादा एक्सीड करता है तो भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो निकालने की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जब जितने भी हम नेट प्रॉफिट बात कर रहे हैं इस पूरे लेसन में, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 198 के सेक्शन के तहत जो है वो निकलेगा। ठीक है, अभी लास्ट में देखिए ये बोला गया है कि हाँ, लास्ट में ये बोला गया है कि आप इसको बोर्ड रिपोर्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टाइटल के अंदर जो है आप ये इस पार्ट को जो है वो दिखा देंगे। ठीक है, इस पार्ट को जो है वो दिखा देंगे। ठीक है, इस पार्ट को जो दिखा देंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, रेम्यूनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जहाँ पे हमने बात की कि अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन 50% है एज़ कम्पेयर टू पेमेंट टू अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो स्पेशल रिजोल्यूशन वहाँ पे लग जाएगा। फिर हमने ये देखा कि अगर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो अगर मेंबर या फिर प्रमोटर के ग्रुप में है और उसको रेम्यूनरेशन देना है वो 5 करोड़ या फिर 2.5% विच एवर इज़ हायर है, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। सेकंड हमने ये देखा, सेकंड हमने क्या देखा कि अगर ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, ठीक है, और उन्हें 5% से ज़्यादा का रेम्यूनरेशन देना है तो भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। और वो स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो कब तक के लिए वैलिड रहेगा, जब तक कि उनका जो है एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ डायरेक्टरशिप जो है वो नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने क्या चीज़ हमने देखी, सबसे पहले हमने रूल 6 देखा जो कंपनी लॉ बात करता है, फिर हमने सेबी लोडर रेगुलेशन 17(6) देखा जो कि बात करता है सेबी बात करते हैं लिस्टेड कंपनी को जो हमें कहाँ दिखाना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नीचे। ठीक है, हमें कहाँ दिखाना पड़ता है ये चीज़, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो है हमें इस चीज़ को नीचे जो है वो दिखाने की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, ठीक है,
देखिए अभी क्या कह रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। देखिए क्या होता है ना, कंपनी भी जो है कई बार अपने मैनेजरियल पर्सनल की ना इंश्योरेंस करा देती है। इंश्योरेंस क्या होता है, जब की मैनेजरियल पर्सन पे कोई भी इल्ज़ाम लगता है, ठीक है, तो इल्ज़ाम अगर लगता है तो उस इल्ज़ाम को कंपनसेट करने के लिए कंपनसेट करती है कंपनी अपने की मैनेजरियल पर्सनल की, ठीक है। तो जब ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस पे लगाती है, ठीक है, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम जो है जो कंपनी इनके इनके लिए भरती है, ठीक है, जाहिर सी बात हो कि इंश्योरेंस क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से ले रही है तो उन्हें हर महीने प्रीमियम देना पड़ता होगा, तो ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर की मैनेजरियल पर्सन कोई भी ऐसी चीज़ में फंस जाता है जहाँ पे वो गिल्टी माना जाता है, तब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, तब ये जो है एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन उस वक्त मान लिया जाएगा, ठीक है, उस वक्त जो है वो मान लिया जाएगा। एक रीडिंग करते हैं, वेयर एनी इंश्योरेंस इज टेकन बाय अ कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, CFO, CEO और कंपनी सेक्रेटरी फॉर indemnifying any item against any liability in respect of negligence, default, miscellaneous, breach of duty or breach of trust for which they may be guilty in relation to the company, the premium paid on such insurance shall not be treated as part of the remuneration payable to such any personnel. However, if such person is proved to be guilty, the premium paid on such insurance shall be treated as a part of the remuneration। जो मैंने आपको बोला वही है, ठीक है। ये क्या बात करता है, 197.13 ये बात करता है, ठीक है। अभी देखिए 197.14 क्या बात करता है। 197.14 जो है वो ये बात करता है कि ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा हम जब सेक्शंस कवर कर रहे हैं, हम जो अभी तक जितने अभी तक रूल्स पढ़े, तो ये कहीं भी नहीं बताता है कि इनको रेम्यूनरेशन के अलावा जो कुछ मिलने का राइट नहीं है, बट अगर उन्हें वो मिलता तो वो भी उन्हें बोर्ड रिपोर्ट में दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, एनी डायरेक्टर हु इज़ इन रिसीप्ट ऑफ एनी कमीशन from the company and who is a managing director, whole time director of the company, shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from any holding company or subsidiary company of such or of such company subject to its disclosure by the company in the board report। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर की बात हो रही है कि जब डायरेक्टर कमीशन वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें लेती है रेम्यूनरेशन के अलावा, तो उसे राइट है वो लेने का, लेकिन वो बोर्ड रिपोर्ट में जो दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सिर्फ कहाँ की बात हो रही है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है वो बात हो रही है, ठीक है। हमने देखा कि हमने 13 देखा और हमने 14 देखा और हमने सेबी लोडर रेगुलेशन 17(6) देखा, ठीक है। अभी हम पेनाल्टी की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम जो है वो पेनाल्टी की बात करेंगे। 197 में कोई भी ऑफिसर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी पेनाल्टी क्या हो जाएगी, देखिए उसकी पेनाल्टी हो जाएगी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, ठीक है। कोई भी ऑफिसर है ठीक है, अगर वो 197 के प्रोविजंस में डिफ़ॉल्ट करते तो 1 लाख से लेकर उसको 5 लाख तक है वो जुर्माना जो है वो लग जाएगा। अभी हम देखेंगे स्टेटमेंट बाय ऑडिटर, हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट बाय ऑडिटर 197.17, ठीक है, 197.16, ठीक है, 197.16 जो हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हमारी 197 का लास्ट सबसेक्शन होने वाला है। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शाल इन हिज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 make a statement as to whether the remuneration paid by the company to its director is accordance with the provision of section 197, ठीक है। whether remuneration paid to any director is in excess of the limit laid down under this section and give such other details as may be prescribed। तो ऑडिटर जब अपने रिपोर्ट में बताएगा ना, तो वो उसको ये चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ जाती है कि जब रेम्यूनरेशन दिया गया तो सेक्शन 197 के प्रोविजन से ही दिया गया, ठीक है। अगर वो सेक्शन 197 में जो और शेड्यूल के जो लिमिट्स को क्रॉस करती है, ठीक है, तो वो भी जो है बताने की ज़रूरत पड़ जाती है। या तो आपने 197 प्रोविजंस को फॉलो करके लिमिट के अंदर आपने दिया, वो भी आपको बताना है, और अगर आपने लिमिट क्रॉस करके दे दिया तो वो भी जो है ऑडिटर अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो है वो बताएगा, ठीक है। ऑडिटर जो अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो है वो बताएगा, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट बाय ऑडिटर, ठीक है। ये 197 हमारा 16 हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 119। देखिए 198 एक रूल, एक तरीका बताता है कि आप 197 की जब हम नेट प्रॉफिट बात करें तो वो उसका कैलकुलेशन जो है वो कैसा होने वाला है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये जो है बड़ा सही है कि अगर किसी वजह से जो है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस बनता है
और और अगर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट कम अभी हो जाता है तो उसके हिसाब से तो एक्स्ट्रा मिल गया ना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को। अगर उन्हें जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक्स्ट्रा जो हमने लिमिटेशन देखी, ठीक है, तो वो उन्हें जो है वो वापस कंपनी को जो है वो लौटाने की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी ज़्यादा नहीं बच रहे हैं, हो सकता है कि 40 मिनट में हो जाए, ठीक है। Section 199 of the Companies Act 2013 provides for recovery of remuneration including stock option received by the specified managerial personnel where the benefits given to them are found to be in excess of what is reflected in the restated financial statement। यानी कि क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आपने फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया, आपने नेट प्रॉफिट दिखाया 10 करोड़, ठीक है, अभी 10 करोड़ के हिसाब से कुछ परसेंटेज में आपने की मैनेजरियल को पार्ट दिया, अभी नया नेट प्रॉफिट बता रहा है 5 करोड़, तो क्या अब की मैनेजरियल पर्सनल के पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट को जो रिफंड करना पड़ेगा। पहले जो मैंने बोला कि लिमिट के बाहर नहीं, लिमिट के बाहर नहीं, अगर कम है तो फिर आपको जो है वो रिफंड करना पड़ जाएगा, ठीक है। It states that without prejudice to any liability incurred under the provision of the Companies Act 2013 or any other law for the time being in force, where a company is required to restate its financial statement due to fraud or non-compliance with any requirement under the Companies Act 2013 and the rules made thereunder, the company shall recover from any past or present managing director or whole-time director or manager or CFO, CEO by whatever name called who during the period of which the financial statement are required to be restated receive the remuneration including stock in excess of what would have been payable to him as per the restatement of financial statement। जो मैंने आपको बात की थी वही, अगर रीस्टेटमेंट करना पड़ रहा है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस और फ्रॉड, वहाँ पे जो तब्दीली आ जाती है, खासकर कम दिखाया जाता है, तो फिर वो जो है की मैनेजरियल पर्सनल को जो है वो वापस करना पड़ जाएगा, ठीक है। जो की मैनेजरियल पर्सनल को जो मिला वो वापस करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अगर वो पार्ट 1 के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो देखिए, तो सिर्फ वो प्योर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो इनएडिक्वेसी में बात करें तो मैं सारे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है, सो लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 198 हमने पढ़ लिया, 199 जो है हमने यहाँ तक जो है वो पढ़ लिया, ठीक है। अभी देखिए सेक्शन 200 क्या बोल रहा है ना, सेक्शन 200 ऐसा बोल रहा है, सेक्शन ये बोल रहा है कि ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं सेक्शन 200, लेकिन ये बोल रहा है कि आप जब इनएडिक्वेसी में जब अपने की मैनेजरियल पर्सनल की रेम्यूनरेशन जब आप देंगे तो आपको कुछ चीज़ को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस where the company has inadequate or no profit, a company may fix the remuneration within a limit specified in the Companies Act 2013 जो हमने Schedule 5 में देखा है, at such amount or percentage of profit of the company as may deem fit, ठीक है। While doing so the company shall have regard to क्या, financial position of the company, the remuneration or commission drawn by the individual concerned in any other capacity, जो remuneration और commission जो है वो अदर कैपेसिटी में जो है उन्हें रिसीव हुआ, द रेम्यूनरेशन कमीशन ड्रॉन बाय हिम फॉर एनी अदर कंपनी, रेम्यूनरेशन कमीशन उसे कोई दूसरी कंपनी से मिला, उनके पर्सनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, सच अदर मैटर्स एस में भी प्रिस्क्राइब। देखिए सच अदर मैटर्स एस में भी प्रिस्क्राइब को रूल 6 डिफाइन कर रहा है, रूल 6 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन मैनेजरियल पर्सनल 2015, इसको मैं बोला था आपको रेफरेंस में लेना है और आपको सेक्शन 200 को भी जो रेफरेंस में लेना है, ठीक है। अभी देखिए वो क्या कह रहा है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देखिए क्या कह रहा है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 3 साल के जो है आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है कंपनी की भी जो है वो देखनी है। रिलेशनशिप बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस, ये भी देखने वाली बात है कि रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस सही रहा है कि नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन विद इन द कंपनी आइडियली बाय अ रेटिंग मेथडोलॉजी which compares the remuneration of directors to that of other directors on the board who receive remuneration
and employees or executive of the company. The principle of proportionality of remuneration within the company, ideally by rating methodology, which compares the remuneration of directors to that of other directors on the board who receives remuneration and employees of or executives of the company. यानी कि शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि एक कोई कैलकुलेशन करने का एक जो है वो सिस्टम होता है कि सारे कंपनी का जो है वो रेम्यूनरेशन को एक दूसरे से कंपेयर करके जो है वो कैलकुलेशन करने का कोई सिस्टम होता होगा, ठीक है। वेदर रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर डायरेक्टर डिफर फ्रॉम रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर अदर एम्प्लॉयज़ एंड इफ़ सो एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस। अगर कोई डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन पॉलिसी दूसरे एम्प्लॉयज़ से अलग होता है तो उसका जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो देने की ज़रूरत पड़ जाती है। द सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय द डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑप्शन एंड डिटेल्स ऑफ द शेयर प्लेस्ड एज ऑन द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जितने भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ है वो अगर डायरेक्टर्स होल्ड करते हैं तो वो, और अगर उन्होंने किसी पे प्लेज विलेज करके रखा है तो वो सारी डिटेल्स भी जो है वो डालने की जो है वो आवश्यकता पड़ जाती है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने 197.12 देखा रूल 5 के साथ, ठीक है, जो लंबी चौड़ी लिस्ट थे। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा सेबी लोडर रेगुलेशन। सेबी क्या कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डालने के लिए। 197.13 हमने देखा इंश्योरेंस। 14 हमने देखा कि अदर देन रेगुलेशन भी लिख लेगा। 15 हमने देखा कि पेनाल्टी की बात करते हैं। फिर हमने लास्ट 16 हमने देखा स्टेटमेंट बाय ऑडिटर की, और हमारा ये मामला ख़त्म हो गया। 198 हमने देखा नेट प्रॉफिट जो है वो कैसा बनेगा। 199 हमने ये देखा री स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा। 200 हमने देखा जो कि रेफरेंस था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 202। देखिए 202 की ये बोलता है कि अगर जो है जो डायरेक्टर जो वो कंपनी को छोड़ के जा रहा है ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, तो कंपनी चाहे तो उस डायरेक्टर्स को जो है वो कंपनसेट कर सकती है। देखिए ऑप्शनल होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। कंपनी चाहे तो वो डायरेक्टर को जो है कुछ कंपनसेट कर सकती है, ठीक है, वो जो है कंपनसेट कर सकती है। अभी लेकिन ये बता रहा है कि ये कंपनसेशन किसको मिलेगा, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को और होल टाइम डायरेक्टर को मिलेगा, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर को मिलेगा, मैनेजिंग, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर बाय कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस और इन कनेक्शन विथ सच लॉस और रिटायरमेंट। जब वो टेन्योर के बाद होने के बाद जब उसका रिटायरमेंट होता है तब अगर कंपनी चाहे तो उन्हें अमाउंट दे सकती है, लेकिन किन किन को नहीं देगी। अगर कंपनी का मर्जर हो गया, एमालगमेशन हो गया, और वो यहाँ से रिटायर होकर मर्जर या फिर एमालगमेशन वाले कंपनी में मिल गया, तब जो है उसे नहीं मिलेगा। उसका रिटायरमेंट इसीलिए वो कंपनी से इसीलिए जा रहा है क्योंकि कंपनी का एमालगमेशन मर्जर नहीं हो। इसका मतलब ये है कि वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसको जो है कहीं और अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो ये फिर बिफोर जो टेन्योर जो है वो माना जाएगा, ठीक है। सी देखिए क्या बोल रहा है। सी आपका ये बोल रहा है कि वो जो है किसी भी वक्त डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालीफाई हो गया, 167(1) हो गया। जब हम डायरेक्टर्स पढ़ेंगे तो शायद ये चीज़ आएगा। इतना भी ध्यान रखिए कि वो विद इन द डायरेक्टरशिप जब वो निभा रहा था उसके बीच में वो डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। अभी देखिए क्या करें, डी अवेयर where the company is being wound up whether by an order of the tribunal or voluntarily, provided the winding up was due to the negligence or default of the डायरेक्टर। देखिए कंपनी किसी भी तरह से बंद की जा रही है या फिर NCLT के ऑर्डर के तरफ से या फिर वॉलंटरली बेसिस पे, और वो क्यों बंद होने का रीज़न में डायरेक्टर्स का कोई जो है वो दोष था, ऐब था, तो वहाँ पर जब कंपनी बंद हो रही तो वहाँ पर जो है कंपनी जो है वो कंपनसेट वगैरह इस हाल में तो नहीं करेगी, ठीक है। Where the director has been guilty of fraud or breach of trust or gross negligence or mismanagement of the conduct of the affairs of the company or any subsidiary company or holding company, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, मिस्टर ए इज़ अ डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड एंड ही इज़ गिल्टी ऑफ फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिलेशन टू और of gross negligence or gross mismanagement of the conduct of the affairs of the company etc. No compensation shall be given to Mr. A। देखिए उसने जो फ्रॉड विरॉड कर लिया, उसने मिसमैनेजमेंट कर लिया, अब इसके वजह से जो उसको निकाला जा रहा है, तो इस केस में जो है उसको कोई भी कंपनसेशन जो है वो
नहीं मिलेगा। वेदर डायरेक्टर हैज़ इंस्टिगेटेड और हैज़ टेकन पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ब्रिंगिंग आउट द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। वेदर द डायरेक्टर इंस्टिगेटेड और हैज़ टेकन अ पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ब्रिंगिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने टर्मिनेशन कराने के लिए खुद ही लायबल था, मतलब उसने खुद ही जो अपनी टर्मिनेशन करवा ली डायरेक्टली, वो बोला मेरे को नहीं करना था, अब उसने इनडायरेक्टली जो टर्मिनेशन करा लिया, तो वहाँ पर भी जो है वो उसको ये चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उसको कंपनसेशन जो है वो कितना मिलेगा, ठीक है। उसको कंपनसेशन इतना मिलेगा कि देखिए उसको इतना मिलेगा कि वो द रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म, उसको कंपनसेशन इतना मिलेगा कि उसका जो टर्म था, रिमाइंडर ऑफ द टर्म था, अगर वो कंप्लीट करता तो उसको कितना मिलता, या फिर 3 साल, विच एवर इज़ शॉर्टर, ठीक है। मान लीजिए उसका टर्म था 5 साल का, 2 साल की वजह से उसको नॉर्मली जाना पड़ गया, ठीक है। तो इस केस में उसको मान लीजिए एक साल में चले गया, 4 साल बाकी था, ठीक है, और या फिर 3 साल, विच एवर शॉर्ट कौन हो गया, 3 साल शॉर्ट हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इस हिसाब से उसका रेम्यूनरेशन फिक्स होगा। रेम्यूनरेशन जो है वो एवरेज कहाँ से मिला जाएगा, उसको जो प्रीसीडिंग 3 इयर्स का जो रेम्यूनरेशन मिला है उसका एवरेज निकाला जाएगा। मान लीजिए उसको रेम्यूनरेशन मिला 10, 20, 30, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका जो एवरेज बनेगा वो 10, 20, 30, 30, 60, 20 का बना, तो 20 का मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, या तो 20, तो अगर मैं बोलूँ 20 लाख उसका एवरेजली मिला, उसका और टेन्योर था 4 साल का, तो 80 लाख का उसका टेन्योर था, या फिर 3 साल तो 60 लाख, तो फिर किसको मिल जाएगा, 60 लाख। एग्जाम्पल समझ में आया ना। अगर वो अपना टेन्योर को कंप्लीट करता, वहाँ पे उसको कितना मिलता है, या फिर 3 साल, विच एवर इज़ लेस, वो कैसे रेम्यूनरेशन पता चलेगा, जो एवरेजली उसको 3 साल जो मिला है उसका एवरेज से जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, provided that no such payment shall be made to the director in the event of commencement of winding up of the company, ठीक है, whether before or at any time within 12 months after the date on which he ceased to hold office, if the assets of the company on the winding up after deducting the expenses thereof are not sufficient to repay to the shareholders the share capital including the premium if any contributed by them। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही है ना, तब वो डायरेक्टर्स को जो कोई कंपनसेट नहीं करेगी, ठीक है, कंपनसेट नहीं करेगी, ठीक है। या फिर ये बोल रहा है कि उसके छोड़ने के विदिन 6 मंथ्स जो है, उसके छोड़ने के विदिन 6 मंथ जो है कंपनी वाइंड अप होने वाली है, उस केस में भी जो है वो विदिन कितना 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स में अगर वाइंड अप होने वाली है, और ठीक है, और वाइंड अप में जो शेयर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स के लिए पैसे जो है वो बचाने हैं, तब वो डायरेक्टर्स को उस हालत में भी जो है कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए क्या करें, प्रोवाइडेड दैट नो सच पेमेंट शैल बी मेड टू द डायरेक्टर इन द इवेंट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है, वेदर बिफोर और एट एनी टाइम विदिन 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड ऑफिस, if the assets of the company on the winding up after deducting the expenses thereof are not sufficient to repay to the shareholders the share capital including the premium if any contributed by them। यानी कि ये बोल रहा है कि वाइंडिंग अप में, तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर वाइंडिंग अप में आपको डायरेक्टर्स को जो है पैसे नहीं देने, या फिर उसने छोड़ के गया, उसके 12 महीने के अंदर अंदर वाइंड अप हो रहा है, तो आपको उस केस में डायरेक्टर को पैसे नहीं देने, कि आपको जो है ये विश्वास रहेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आप कैलकुलेशन ये पहले कर लेते हैं कि जब हम वाइंडिंग अप करेंगे तब हमारे पास इसको अगर हम देंगे तो शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को जो हम नहीं दे पाएंगे, उस केस में जो है वो डायरेक्टर को जो कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी बोल रहा है कि वाइंडिंग अप हो रहा है, अगर उसको छोड़े हुए भी 12 महीने के अंदर अंदर हुआ है, ठीक है, और कंपनी ने ये पहले से कैलकुलेशन कर लिया कि हमारा जो एक्सपेंस है वो कट टू कट हम इसको नहीं दे पाएंगे, दिए तो शेयर होल्डर्स, और बाकी जो है मामला सेट करने में दिक्कत आएगी, तो वो डायरेक्टर्स को फिर वो पैसा कंपनसेट नहीं करेंगे, ठीक है। However, section 202 not prohibit the payment to a managing or a whole-time director or a manager of any remuneration for services rendered by him to the company in any other capacities। देखिए 202 ये नहीं बोल रहा है कि रेम्यूनरेशन के अलावा अदर कैपेसिटी में जो आपको अदर कैपेसिटी में जो अमाउंट मिला है उसका आप हकदार
नहीं होते, ठीक है। तो ये 202 सिंपली यही बोलता है कि नॉर्मली अगर अच्छे तरीके से जो है वो अपना टेन्योर कंप्लीट करके जो अगर वो जा रहा है या फिर नेचुरल सही तरीके से जा रहा है, तब अब कंपनी चाहे तो कंपनसेट कर सकती है, कंपनसेट कर सकती है। लेकिन कुछ कंडीशंस जो हमने अभी पढ़ी, उस कंडीशंस में वो है कंपनी को कंपनसेट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने देखा मर्जर एमालगमेशन हो रहा है, वो वही मर्जर एमालगमेशन में पॉइंट होता है। मर्जर एमालगमेशन नहीं हुआ फिर भी वो जो है छोड़ के चला गया। फिर हमने देखा उसने डायरेक्टरशिप का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, वो कंपनी बंद हो जाती है एनसीएलटी ऑर्डर या फिर वॉलंटरीली, जिसमें सबसे बड़ा दोष उसी डायरेक्टर का था, ठीक है। वो कोई भी फ्रॉड या गिल्टी विल्टी करके मिसकंडक्ट बिहेवियर कंपनी से निकाला जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि वो कैलकुलेशन कैसे होगा, वो कैलकुलेशन ऐसा होगा कि उतना उसका जो टेन्योर था, उसका जो टेन्योर बचा था या फिर 3 साल, उसमें से जो भी लेस रहेगा वो उसे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जो उसे एवरेजली पिछले 3 साल में जो है मिले, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स जो उसको मिले हैं उसका एवरेज से जो है वो उसको जो है मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि वाइंडिंग अप में या फिर उसको अभी छोड़े हुए 12 महीने के अंदर अंदर हो रहा है, तो उस कंपनी को उस वक्त में डायरेक्टर को कंपनसेट नहीं करना, कि कंपनी को सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो है ये बिलीव रहेगा कि हम जो है ये शेयर होल्डर्स से बाकी जो सेटिंग कर कट टू कट मामला रहेगा, तो डायरेक्टर्स को कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं होती। 202 सिर्फ और सिर्फ कंपनसेट की बात कर रहा है। अदर कैपेसिटी में अगर रेम्यूनरेशन रिसीव होता है तो वो उसके लिए रोकता नहीं है, ठीक है। वो उसके लिए जो है वो रोकता नहीं है, ठीक है। अभी देखिए 203 वही बोल रहे जो हमने कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ तक 3 एग्जाम्पल हम इसको करते हैं। मिस्टर ए इज़ अ मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड हु रिटायर्स अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी ये हकदार बनता है कंपनसेट लेने का ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। वेयर 2 years पीरियड वॉज लेफ्ट, ठीक है। और उसके जो है वो टेन्योर का 2 साल बाकी था। द एवरेज रेम्यूनरेशन अर्न बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर वो 25 लाख आता है, ठीक है, पर एनम। द कंपनी शैल गिव हिम सम रुपीज़ 50 लाख एज कंपनसेशन, ठीक है, एज कंपनसेशन। ये कैसे कैलकुलेट हुआ पता है? देखिए 2 साल उसका टेन्योर को बाकी था और 3 साल, तो इनमें से कम क्या हुआ? 2 साल, ठीक है। उसका एवरेज कितना है? 25 लाख। तो 25 लाख उसको कितना देना है? 2 साल के, तो उसका कितना कंपनसेशन हो गया? 50 लाख का जो है उसका कंपनसेशन जो है वो इधर हो गया, ठीक है। चलिए अभी देखिए क्या कह रहा है। हाउएवर नो सच पेमेंट शैल बी मेड टू द डायरेक्टर इन द इवेंट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वेदर बिफोर एट एनी टाइम विद इन 12 months after the date on which he ceased to hold office, if the assets of the company on the winding up after deducting the expenses thereof are not sufficient to repay to the shareholders the share capital including the premiums if any contributed by them। shareholders को शेयर कैपिटल और प्रीमियम, मैंने पहले गलत बोला था, अभी शेयर कैपिटल प्रीमियम, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल और प्रीमियम अगर सफिशिएंट नहीं होते तब डायरेक्टर को जो है कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं होती। वही जो पहले हमने पढ़ चुके थे वही, ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहा है। मिस्टर ए a manager of ABC Limited who retires under the normal circumstances on 31st March 2022 and where 4 years period was left। हाँ, अब इसका जो 4 साल बाकी था, ठीक है। द एवरेज रेम्यूनरेशन अर्न बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year इज ₹25 लाख। एवरेज कितना है? 25 लाख, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा। अभी ये 4 साल का इसका टेन्योर बाकी था और 3 साल, विच एवर इज लेस 3 साल, 25 लाख उसका एवरेज था, यानी 25 उसको अभी 75 लाख जो है वो यहाँ पर जो है उससे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन ये आ गई कि वाइंडिंग अप में जो है एसेट्स के वो जो एक्सपेंसेस हटाने वटाने के बाद शेयर कैपिटल प्रीमियम देने के बाद कुछ बच नहीं रहे, तो यहाँ पे लायबल नहीं है। लेकिन अगर इसको हटा देते तो 75 लाख वो जो कंपनी दे सकती थी, ठीक है। अभी देखिए एनी रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम टू द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी, ठीक है। दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम टू प्रोहिबिट द पेमेंट टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ एनी रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम टू द कंपनी इन अदर कैपेसिटी। तो हमने पहले पढ़ा। मिस्टर ए इज़ अ मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड हु रिटायर्स अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऑन
31 March 2022 बिफोर रिटायरमेंट मिस्टर हैज़ गिवन अ लीगल एडवाइस टू द कंपनी इज इंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। वो रिटायरमेंट से पहले कोई लीगल एडवाइस देता है और ये जो लीगल एडवाइस थी इसका ऑर्डिनरी जो कोर्स नहीं था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था विद द कंपनी, ये इसने एक अलग से जो है कंपनी को सर्विस दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो है वो अदर कैपेसिटी में जो है उसको रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें चीज़ें जो है वो समझ में आ गई। और इसके बाद हमारा सिर्फ दो चीज़ रह जाता है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, इसको करने से पहले मैं कुछ रिवीजन जो है उसको करना चाहूँगा। तो आइए इसको रिवीजन करते हैं 5 मिनट में, कोशिश करेंगे 10 मिनट में वो वाला हो जाए तो 1 घंटे में जो हमारा ये जो है मामला निपट जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ 197.12 जो कि बात करता है कि आपको रेम्यूनरेशन और रेशियो ऑफ मीडियन रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर्स का एक रेशियो जो है वो निकालना पड़ेगा। इसके साथ हमने रूल पढ़ा था, वो रूल कौन सा था, वो रूल आपका था रूल 5 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014। ठीक है, तो ये हमने जीपीटी के जो माध्यम से पढ़ा था। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी एम्प्लॉय को डायरेक्टर से ज़्यादा मिल रहा है या फिर उसको 1.02 करोड़ मिल रहा है या फिर उसको 8.5 लैक्स के तक मिल रहा है तो वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर हमने क्या देखा था, सेबी लोडर रेगुलेशन, तो कंपनी लॉ बोले, सेबी लोडर रेगुलेशन भी बोल रहा है। सेबी लोडर रेगुलेशन क्या बोला था, याद है ना, अगर आपकी कंपनी में बहुत सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और एक सिंगल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आधा रेम्यूनरेशन देना है एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। फिर हमने क्या देखा, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो मेंबर है और प्रमोटर है, ठीक है, अगर उसको रेम्यूनरेशन देना है, अब वो रेम्यूनरेशन जो है वो 5 करोड़ है या फिर 2.5% है ना, तो उस पर स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। या फिर आपके पास एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन सबको जो है विद 5% से ज़्यादा का रेम्यूनरेशन देना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, याद है ना। 13 हमने देखा अपना इंश्योरेंस सिक्योरिटी की बात हमने देखा, याद है ना, गिल्टी वगैरह, याद है ना। 14 हमने क्या देखा, एक्स्ट्रा कैपेसिटी वाला, लेकिन उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दिखाना ज़रूरी है। 15 हमने क्या देखा, पेनाल्टी 1 लाख से 5 लाख ऑफिसर के लिए। 16 में क्या देखा हमने, स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर, वो दिखाएगा कि प्रोविज़न 197 फॉलो हुआ कि नहीं। अगर स्केड्यूल 5 के ऊपर कुछ दिया जाता है तो उसको वो एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, 16 बस इतना ही था ना कि और भी कुछ था। 198 याद है ना, नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, 197 वो बताएगा। 199 बोला था ना, अगर रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो कि मैनेजर पर्सनल को जो पैसा वापस करना पड़ेगा। 200 कुछ एडिशनल बता रहे हैं, जो कि 200 जो है वो कुछ एडिशनल बातें बता रहा है जो कि कंपनी को सिर्फ मद्देनज़र रखना है। ठीक है, और ई वाले के लिए रूल 6 बता रहे हैं, ई वाले के लिए क्या बता रहे हैं, रूल 6 बता रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा 202 क्या बोल रहा है कि अगर मैं यानी कंपनी कर सकती है, ज़रूरी नहीं बट अगर चाहे तो वो कर सकती है रिटायरिंग डायरेक्टर को कंपनसेट करने के लिए, लेकिन कब कंपनसेट नहीं करेगी, याद है ना। अगर वो मार्जिन अमालगमेशन होता है और वो उसी कंपनी में बन जाते हैं, मार्जिन अमालगमेशन के अलावा वो हटता है, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, एनसीएलटी ऑर्डर करते हैं, वॉलंटरी जो है कंपनी बंद हो रही है उसकी गलती से, फ्रॉड करते हैं जिसकी वजह से कंपनी को निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़ी थी कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है या फिर उसके वाइंडिंग अप के 12 दिन के अंदर वाइंड अप हो रही है, ठीक है, और एसेट वेसेट निपटा के शेयर कैपिटल और प्रीमियम जो है शेयर होल्डर्स को देने के लिए कम पड़ रहा है तो डायरेक्टर को देने के लिए कंपनसेट करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट पड़ूंगा, तो फिर डायरेक्टर को जो है वो कंपनसेट जो है वो करने की इस हालत में ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। आप कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 202 3 आपका जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि उसका टेन्योर जितना बाकी था या फिर 3 साल विच एवर इज़ लेस, आप एवरेज उसको 3 साल में रेम्यूनरेशन मिला है उसके हिसाब से जो है आप पेमेंट करेंगे। फिर हमने कुछ जो एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर जो हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है। अब हम आते हैं प्रोसीजर ऑफ
अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अभी पता है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अभी आया था जून 2025 वाले में आ गया। सबसे पहले अपॉइंटमेंट करते हैं, देखिए क्या कहते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बहुत एक आम सा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है जिसके लिए जनरल मीटिंग में अप्रूवल भी नहीं लगता, मात्र इसमें क्या लगता है, बोर्ड रिजोल्यूशन लगता है बस, और कुछ भी नहीं। और 2-4 फॉर्म जो है वो की मैनेजरियल पर्सनल के जो है वो फाइल करने में पड़ते हैं, जो कि मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एडवर्टाइज द पोस्ट, collect application, hold interview, shortlist the individual for the position and finalize the terms of appointment। एडवर्टाइज करिए अपने पोस्ट, लिंक्डइन विंक्डइन जहाँ भी करना है, 2-4 लोग का इंटरव्यू लीजिए, उसमें से एक को जो है वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है, चूज़ करिए और उसके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट उसको बता दीजिए, एग्रीमेंट जो है उसको बना दीजिए, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, convene a board meeting after giving notice to all directors of the company as per section 173 of the act। At the board meeting, place the proposal of appointing company secretary with the details of the person finalized and pass a resolution appointing the company secretary and approving the terms and condition of his appointment। अभी देखिए उसके टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड हुए थे, ठीक है, एग्रीड हुए थे। अब यहाँ पर आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट है उसको अप्रूव कर देंगे, ठीक है, अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमें बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अभी देखिए क्या कह रहा है, अभी फॉर्म्स कौन कौन से उसको जो है भरने की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए उसको MGT 14 जो है वो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसको MGT 14 भरना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी तो उसको MGT 14 भरने की ज़रूरत नहीं इस केस में, ठीक है। MGT 14 भरेगा और सारी कंपनी को DIR 12 भरना है। DIR 12 क्या है, देखिए DIR 12 है रजिस्ट्रार ऑफ, ये DIR 12 जो होता है आपके की मैनेजर पर्सनल में कोई भी चेंजेस आता है तो आपको DIR 12 भरना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्म आप किसको भरेंगे, आप ROC को भरेंगे, ठीक है, ROC को भरेंगे विदिन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट जो आप भर लेंगे, जो कि आपका बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ विदिन 30 डेज। आप अगर आप पब्लिक कंपनी तो MGT 14 भी भरेंगे और हर कंपनी जो है DIR 12 जो है वो भी भरेगी। देखिए फाइल रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विद रजिस्ट्रार इन फॉर्म DIR 12 विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑल्सो नीड्स टू बी फाइल्ड इन फॉर्म MGT 14 along with such fee as specified in company's registration of fees and fees rule 2014। The particulars of the company secretary, income tax PAN, membership details will be validated from ICSI records, residential details, date of appointment, email ID of the persons for communication purpose are required to be filled in the form, ठीक है। DIR 12, लेकिन ये तो बताएं नहीं कि कौन से फॉर्म में ये सब जो है वो भरने की बात है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना खाली याद रखना MGT 14 अगर पब्लिक कंपनी है और DIR 12 अगर वो DIR 12 अगर वो ये है अपना DIR 12 तो हर की मैनेजरियल पर्सनल को जो है वो रिटर्न जो है फाइल करना ही पड़ता है, ठीक है। अ कंपनी सेक्रेटरी शुड नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडियरी कंपनी एट द सेम टाइम। वो एक जगह से एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वो एक जगह एम्प्लॉयमेंट में हो गया कंपनी सेक्रेटरी तो एक जगह से ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरी का वो ओहदा नहीं संभाल सकता, हाँ उसकी सब्सिडियरी में वो है वो संभाल सकता है। मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स इन की मैनेजर पर्सन अंडर सेक्शन 170 ऑफ द एक्ट। देखिए 170 सेक्शन आपको क्या बोलते हैं कि आपको रजिस्टर ऑफ की मैनेजर पर्सनल को जो है वो मेंटेन करना है। अब जब अपॉइंट किए तो वहाँ पे अपडेट तो करना ही पड़ेगा ना, मेरे हिसाब से विदिन 7 डेज जो आपको करना पड़ेगा। इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज अगर आप लिस्टेड कंपनी है, और हाँ आपको ये भी देखना है 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन याद है ना हम लोग क्या किए थे, कंपनी कुछ ऐसा चीज़ें करती है जो कि उसके मेंबर्स या फिर उसके एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए होता है।
तो अगर उसका अपॉइंटमेंट जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डायरेक्टर की कोई रिलेटेड था, एम्प्लॉय का अगर वो रिलेटेड था, ठीक है? इस केस में अगर उसका अपॉइंटमेंट होता है तो उसके डिटेल्स जो है वो भी चले जाएंगे, ठीक है? देन कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस। अगर उसका अपॉइंटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत हो जाता है तो वो भी चीज़ें जो है वो बताने की ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हमने ये देखा कि आप जो है 2-4 लोग आप एडवर्टीज़मेंट करेंगे, आप 2-4 लोगों को जो है वो इंटरव्यू करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है डिसाइड करेंगे। आप बोर्ड मीटिंग करेंगे 173 के तहत, आप बोर्ड रिजोल्यूशन निकालेंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अप्रूव करेंगे। अगर आप पब्लिक कंपनी तो आप एमजीटी 14 फाइल करेंगे, सारी कंपनी टियर 12 जो है वो फाइल करेगी, ठीक है? फिर क्या था, फिर आप चेंजेस करेंगे 170 जो कि ये रजिस्टर ऑफ की मैनेजर पर्सनल है, ठीक है? एक कंपनी सेक्रेटरी एक से ज़्यादा जगह जो है वो काम नहीं कर सकता एक्सेप्ट इट्स सब्सिडियरी कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज को भी जो है फाइल करना है। और ये भी देखना है कि अगर वो 188 तहत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसका भी जो है उसके भी जो है रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो फुलफिल जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमें जो है प्रोसीजर बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया। अभी देखिए रिमूवल कुछ भी नहीं है, रिमूवल इससे भी ज़्यादा आसान होने वाला है। देखिए रिमूवल क्या बोल रहा है, कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द बोर्ड कैन रिकॉर्ड द सेम, ठीक है? तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी वैसे निकाला जा सकता है जैसे उसके टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूव हुए थे, ठीक है? फिर ये बोल रहे हैं इसमें आपको फिर बोर्ड मीटिंग रहेगा जिसमें आपको एक रिजोल्यूशन पास करना है, ठीक है? और इसमें अगर बोला जा रहा है कि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ओपन रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है? रेजिग्नेशन लेटर एंड आप जब उसको निकालेंगे तो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बीइंग हर्ड भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है, चैट जीपीटी में ये बता रहा था कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी को खुद से निकाल रहे हैं वहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? ये पॉइंट को हटा दो, रेजिग्नेशन लेटर वाला। ये पॉइंट को रखना है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मर्ज़ी से निकाल रहे हैं तब वहाँ पर जो उसे जो है नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा ऑफ बीइंग हर्ड की, ठीक है? अभी देखिए क्या कह रहा है, अब वही आप जो है डिर 12 को जो है वो आप फाइल करेंगे, ठीक है? आप जो है डिर 12 को जो है फाइल करेंगे। यहाँ पे एमजीटी 14 फाइल करने के लिए बोला नहीं गया, तो एज्यूम यही करते हैं कि यहाँ पे निकालने की जो रिजोल्यूशन बोला गया है वो जो है पब्लिक या प्राइवेट किसी को भी जो है आरओसी को फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट डिर जो है वो विद इन 30 डेज़ फाइल करने की ज़रूरत जो है वो होती है, ठीक है? एविडेंस क्या है, तो विद द एविडेंस ऑफ सेसेशन, ठीक है, इज़ एन ऑप्शनल चॉइस में, यानी अगर एविडेंस वगैरह है आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। वही सेम स्टॉक एक्सचेंज को आप अपडेट करेंगे, वही सेम 170 में जो है आप अपडेट करेंगे। फिर देखिए क्या बोल रहा है, अगर जनरल नोटिस इशू करने की ज़रूरत है आप एक जनरल नोटिस भी जो है वो इशू करेंगे। और जो वैकेंसी जो हो चुकी है इसको आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो भर देना पड़ेगा, ठीक है? जो वैकेंसी होगी उसको आपको 6 महीने के अंदर अंदर भर देना पड़ेगा। बस ये दो जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा, एक आपको एक जनरल पब्लिक नोटिस जो है वो इशू करना पड़ेगा अगर केस वारंट कर रहा है। दूसरा आपको जो वो वैकेंसी 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो फुलफ़िल जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी देखा और रिमूवल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी भी जो है वो देख लिया है, ठीक है? बस इसमें ये दो चीज़ ऑप्शन थी कि आपको एक जनरल नोटिस जो है वो इशू करना पड़ेगा अगर वो वारंट करता है। दूसरा ये कि अब जब आपका वैकेंसी जो है वो होता है तो उसको जो आपको 1 घंटे के 6 महीने के जो है अंदर अंदर जो आपको वो फुलफ़िल करना है। पहला जो पार्ट है वो 52 मिनट्स का था, दूसरा है 58 मिनट्स का, यानी 10 मिनट, ठीक है? 40 कितना हो गया, 2.5 घंटा। तो ये तकरीबन 2 घंटा 50 मिनट तक का जो है ये चला गया, ठीक है? 2 घंटा 50 मिनट, पहला था 52 प्लस 58 यानी कि 1 घंटा 50 मिनट और 1 घंटा चला गया। हाँ, तो यानी कि 2 घंटा 50 मिनट में हमारा जो है ये पूरा लेसन जो है वो निपट जाता है। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की कैटेगरी में जो ये चलेगी। लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स, जिसको साफ साफ समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है?
हालांकि इसमें मेजर वाला चीज़ तो स्किप हुआ, कंपनी सेक्रेटरी का रोल। फिर भी अब मान लेता हूँ कि वो जो 10 मिनट बच रहा है ना, वो आप चाहो तो रीड करके इसको 3 घंटा पूरा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये लेसन जो है कंप्लीट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा 3 लेसन बचता है सिर्फ़ और सिर्फ। एक बचता है आपका ये, देखिए ऑलमोस्ट हुआ है, क्या नाम है उसका, CSR। फिर हम करेंगे डायरेक्टर्स और हम गाँव में करेंगे शेयर कैपिटल।